चलिए ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सब लोग का कैसा चल रहा है, या तैयारी कैसा चल रहा है। और आपसे सबसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग तो पहले चल रहा है, लेकिन स्टीम आप लोग लेना छोड़ेंगे नहीं। कंटिन्यू आप स्टीम लेते रहेंगे, घर पे जहाँ भी जब भी रहें सुरक्षित रहें। और 2 टाइम स्टीम का जो है वो प्रिंसिपल उसको एकदम नहीं छोड़ना है। अगर हो सके तो गार्गलिंग कर पाए तो अति उत्तम, और नहीं तो स्टीम पर डे लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्टीम ले रहे होंगे। यस सर, लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको लोग स्टीम लेते रहिए, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हम लोग सुरक्षा चक्र में रखे रहेंगे। और हमको उम्मीद है कि आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिए होंगे। इसके लिए कोवैक्सीन के लिए जो रजिस्ट्रेशन आज से चल रहा था, कल से ओपन हुआ है। तो अब जैसे आज का न्यूज में भी आया था, लगभग 80 लोग इसमें ले चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, कोवैक्सीन लेने के लिए या कोविशील्ड के लिए, जिसके भी लिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो कितने लोग करा चुके हैं, कौन कौन कराए हैं, जरा सा अपना नाम बताइए कि हाँ सर हमने करा लिया है, हमने करा लिया है। किन किन ने कर लिया है अपना अभी तक? किन्हीं ने नहीं कराया है? नहीं, अभी ये तो तक तो नहीं। नहीं, तो हमको उम्मीद नहीं है। हमको आप अब ऐसा करिएगा, फर्स्ट सेशन कंप्लीट होने के बाद सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और उससे अपना उसका जहाँ जब भी जहाँ जिसका नियरेस्ट में है वहाँ ले लें। सेंट्रल हॉस्पिटल में भी है, वहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी अपना करा सकते हैं। तो जिसको जहाँ सुविधा मिले वहाँ पर अपने नियरेस्ट में जाके वैक्सीनेशन ले लेंगे। वैक्सीनेशन आप ले लेंगे तो आप एक सुरक्षा चक्र में जुड़ जाएंगे, सुरक्षा चक्र में आप आ जाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। जितने लोग लिए हैं सब लोग ज्यादा अच्छा रह रहे हैं। और उनको अगर प्रॉब्लम हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड हो रहा है। थोड़ा सा एक ही प्रिकॉशंस लेना है कि लेने के 1 सप्ताह तक थोड़ा सा अपना सेफ्टी पे ध्यान देना है। मतलब वो ज्यादा बाहर नहीं निकलना है कि नहीं अब तो हम ले लिए, अब तो हम कहीं भी जा सकते हैं। 1 आधा सप्ताह थोड़ा सा कर लें तो एंटीबॉडी थोड़ा बनने में टाइम लगता है। उस समय थोड़ा मैंने इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है, उस समय थोड़ा सा रखेंगे। लेकिन इसको ले ले जरूर। हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अभी हम आपसे इसे ऑफिशियली बात नहीं कर रहे हैं, हमारा पर्सनल है, चूंकि हम अपने कई सारे मित्रों को खो रहे हैं। इस वजह से हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग इसको ले आओ। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके भी घर में है, तो उनको तो दिलवा ही दे, एनी हाउ दिलवा दे। जो अगर स्वस्थ है, अगर कोई क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं को ज्यादा दिक्कत है, तो वो अपने डॉक्टर के सलाह से दिलवाएं। लेकिन जो अगर को उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर स्वस्थ हैं, तो उनको जरूर दिलवाएं। ठीक है कौशल सर, तो रेडी हम लोग स्टार्ट किया जाए। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे साथ में और हम लोग को कुछ बताने के लिए आए, एनपीएस के बारे में कुछ चीजें जानकारी देने के लिए आए। धन्यवाद सर, आप इस विकट परिस्थिति में भी आप आ रहे हैं सर। और आईटी सेंटर का स्पेशल थैंक्स कि वो कंटिन्यू, देखिए जब से जिस दिन से चल रहा है, खतरा तो सभी को है, बट हम लोग खतरा उठा रहे हैं। और हम लोग आपको ये यहाँ तक पहुंचा रहे हैं कि आपका एक भी क्लास मिस अभी तक नहीं हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे होगा भी नहीं। बस हम लोग एंड पॉइंट तक पहुंचने भी वाले हैं, 2-4-5 दिन और बच गया है। और हम लोग की का बेस्ट विशेष है आपके साथ में कि आप लोग का एग्जामिनेशन बढ़िया हो, तैयारी बढ़िया होता रहे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा नॉलेज ले पाए। और आगे आप लोग का अच्छा भविष्य हो। जैसे आज का एक न्यूज भी आया था कि जो एसएसओ का है ग्रेड पे 5400 मिल गया है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए कौशल सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। नहीं आ रहा क्या? बोलिए सर, आवाज आ रहा है आपका? हाँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ओके कौशल सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। कौशल जी, हाँ, सभी लोग को पहले आप सुरक्षित रहिएगा, मास्क पहनिएगा, ये सबसे पहली प्राथमिकता है आज के समय में। और अपने अपने घर में थोड़ा सा रहिए, ज्यादा ज्यादा जब जरूरत पड़े तभी निकलिए। कुछ काम अगर घर से हो जाए तो घर से ही कीजिए, बाकी और सब तो कुछ जानकार है। अच्छा, आज के टॉपिक पर है एनपीएस का है। एनपीएस के लोग जो पहले
पहले जो थे कि एनपीएस का बहुत लोग अर्थ निकालते हैं, न्यू पेंशन स्कीम है, तो हमारा जो एनएसडीएल है या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है वो नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले बात है कि ये 1/1/2004 को ये लागू किया गया। उसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लोग जो थे तो वहां से कंट्रीब्यूशन जो होता था वो उसका एक अलग प्रोसेस था कि जो पीएफ का जो पुराने वाले लोग हैं जो 2004 के पहले अपॉइंटमेंट हुए थे उसका 8.33 है या पूरे एक मंथ का 1/12 हिसाब की वो क्या कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब जब न्यू पेंशन इस सिस्टम में आने से जो गवर्नमेंट ने लागू किया था तो स्टार्टिंग में क्या था कि वो पहले एक एनपीएस नंबर हम लोग को दिया जाता, उस एनपीएस नंबर जो होता था वो 16 डिजिट का होता था और इसका कंट्रोलिंग जो अफसर होता था वो एक दिल्ली में बैठता था भीम कामाजी बिल्डिंग के पास, वो सीपीओ के नाम से जाना जाता था और वो जो है एक पीपीएएन नंबर मिलता था जिसको हम बोलते हैं परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। ये परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर जो है ये 2008 तक मार्च तक ये काम किया। अब दिन पर दिन उस समय से कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो या एक डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में लोग गए हैं उस स्थिति में भी या कहीं और से कंपेंसेशन ग्राउंड से आए हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में उनके फादर या मदर जॉब करते थे तो उनके बच्चे को जो कंपेंसेशन ग्राउंड पर मिलता था 2004 के बाद वो भी सब नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आता। अब उस स्थिति में क्या होता था कि संख्या इतनी बढ़ती गई तब उन्होंने एक एजेंसी जो है एक एजेंसी के तहत वो गवर्नमेंट ने दिया जिसको एनएसडीएल को। एनएसडीएल जो क्या करता था वो मार्च 2008 से एनएसडीएल जो है अपने अंडर में इसको ले ली। वो एनएसडीएल जो है पूरे इंडिया में वर्क कर रही है। उस एनएसडीएल में आपका आता है उसका फुल फॉर्म ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड अथॉरिटी। इसका हेड जो होता है पीएफआरडीए होते हैं। ये पीएफआरडीए जो होते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करता है, अब एनएसडीएल क्या करता है कि जो भी स्टाफ कर्मचारी जो है जैसे अपॉइंटमेंट उसकी होती है उसी समय एक फॉर्म भरा लिया जाता है। उस फॉर्म भराने के क्रम में वो पहले S1 फॉर्म के नाम से जाना जाता था, सब्सक्राइबर 1 के फॉर्म के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब जो है वो फॉर्म जो है वो CSRS1 के नाम से जाना जाता है। उसका फुल फॉर्म ये होता है कि कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1। ये हर हाल में भरना जरूरी होता है और इस फॉर्म में कर्मचारी के बहुत सारे डिटेल्स भरे होते हैं। वो सब्सक्राइबर जो है फॉर्म भरेगा उस डिटेल्स में पर्सनल डिटेल्स फॉर्मेट में मिलेगा, बैंक डिटेल्स है, नॉमिनी का है, ये सारे के सारे जो है वो भर के अपने डीडीओ को देंगे। डीडीओ जो है वहां से फॉरवर्ड करके पीएओ को देते हैं और पीओए जो है वो एनएसडीएल को भेजते हैं। तो एनएसडीएल जो है कुछ दिनों के बाद जो है वो एक प्राण किट जारी करते हैं। वो प्राण किट जो होता है उस प्राण किट में उसमें बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो आईडी नंबर तो देता ही, आईडी नंबर के साथ साथ वो आपका आधार नंबर बहुत मस्त होता है। उस आधार नंबर में वो आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा जो भी आपने आधार कार्ड में वो रखा है। उस स्थिति में क्या होता है
कि प्राण कीट में कुछ दिन के बाद बनने के बाद आता है, वो प्राण कीट आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे तो पीओ के थ्रू आता है, पीओ जो है डीडीओ को भी भेज देते हैं। और हर स्टाफ तो इंडियन रेलवे में चारों तरफ स्टाफ बहुत सुदूर इलाके में फैले रहते हैं ना, तो सबको हेडक्वार्टर आना, अपने हेडक्वार्टर आना या पीओए के पास आना उतना संभव नहीं हो, जितना कि वो अपने डीडीओ के पास से वो ले लेते, और जो भी अपनी कमी बेसी है उसको चेक करके वो अपना भेजते हैं। उसमें सारा डिटेल्स अपना उस जो S1 फॉर्म भरने के बाद जो आता है, वो उसमें आपका एक NSDL जो है उसकी एक शाखा होती है, और उसके ऊपर इसका पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रा, CRA, क्रा बोलते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। इस सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है ये NSDL फॉर्म को आपको वो ध्यान में रख के आपका रिकॉर्ड को रखती है। उस प्राण कीट में आपका प्राण कार्ड आएगा। प्राण कार्ड आने के बाद वो आपका टी पिन है, आई पिन है। उस प्राण कार्ड में आपको ये जो आपने डिटेल भरा है, फादर्स नेम, वो आप चेक कीजिएगा। अपना नाम स्पेलिंग जरूर चेक कीजिएगा। आपका सिग्नेचर, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अंगूठा लेफ्ट हैंड का वो होता है। फादर नेम, मदर नेम, आपका फोटोग्राफ होता है। उसके बाद एक जो क्रा के अंडर में जो काम करता है, सब्सक्राइबर मास्टर रिपोर्ट, जिसको हम SMR बोलते हैं, उस सब्सक्राइबर मास्टर रिपोर्ट में आपका सारा डिटेल्स उसके पास रहता है। आपका जो एक बार जो भरा गया नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो जो है बहुत गौर से, बहुत ध्यान से उस टाइम भरना पड़ेगा, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे चल के नहीं हो। उस प्राण कीट को आपको बहुत संभाल के रखना, बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने जो डाटा S1 में जो भरा है, उस S1 में जो डाटा भरा है, तो सब्सक्राइबर मास्टर रिपोर्ट में वो NSDL के पास एक रिकॉर्ड अपने पास रखता है। वो रिकॉर्ड जो है प्राण नंबर के आधार पर वो अपना आपका चेक करेगा। अब उस रिकॉर्ड में क्या है, आप इसको देखिएगा कि आपका पर्सनल डिटेल हो। पर्सनल डिटेल के साथ साथ, और पर्सनल डिटेल में आपका क्या हो गया, फादर का नाम, मदर का नाम, आपका नाम, फोटो, ये सारे सारे चीज होते हैं जो ये चेंजेबल नहीं होते। अगर आपने जो फॉर्म भरा, वो तो आपको फादर मदर नेम तो, हेलो, हाँ, आप फादर मदर नेम तो गलत नहीं ना भर सकते हैं, अपना फोटो गलत नहीं दे सकते हैं, सिग्नेचर गलत नहीं कर सकते हैं। जो सिग्नेचर किए वो सिग्नेचर भी याद रखना पड़ता है कि किस तरह का सिग्नेचर में। वैसे कहा जाता है कि 70% मिलना चाहिए आदमी के एज के अनुसार, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग सर्विस होती है। एज के अनुसार उसका कैपेसिटी जो है हाथ का लिखने का या सिग्नेचर करने का थोड़ा सा चेंजिंग आता है, लेकिन फिर भी 70% से ज्यादा वो मिलना बहुत जरूरी है। वो प्राण कार्ड में जो आपको लास्ट लास्ट तक काम करेगा। और उसी का जो S1 फॉर्म आप जो भरते हैं, तो आपके पास जो डिटेल होती है, उस डिटेल में आप सारा चीज होता है जो आपके पास जो है, और जो NSDL रखता है वो अपने पास भी रखता है। आप उसको किसी भी तरह से गलत साबित नहीं कर सकते। तो CRA का ये काम हो जाता है कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग, उसका नाम ही है आपका। आपका जो है रिकॉर्ड रखता है, वो रिकॉर्ड रखता है सारा, प्राण नंबर से वो निकाल लेता है। तो प्राण नंबर में आपका जो ये आ जाता है, तो इसका पहले PAN नंबर होता था, और जब NSDL अपने हाथ में लिया तो वो प्राण नंबर हो गया। तो प्राण नंबर में परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर होता है, ये 12 डिजिट का होता है। पहले जो होता था वो 16 डिजिट का था,
अब ये 12 डिजिट का होता है। अब इस 12 डिजिट में वो आपका सारा डिटेल जो है वो उसमें आ जाता है। अब वो पर्सनल डिटेल में आपका तो आपका अपना खुद हो गया, जो कभी गलती नहीं हो सकता है आपसे। उसके बाद है बैंक डिटेल्स। हाँ, बैंक डिटेल्स में आपका जो इस बैंक में आपका सैलरी, तो आप आजकल जानते ही हैं कि सैलरी जो है पहले जो होता था कि सैलरी कैशियर आता था कैश ऑफिस से, वो बिल विल के हिसाब से सैलरी बाय हैंड देता था। अब तो है वो कैश ऑफिस भी खत्म हो गया, सैलरी डायरेक्ट बैंक को चला जाता है। तो बैंक डिटेल में आपको बैंक का देना पड़ता है, उसमें चेंजिंग आप कर सकते हैं। आपका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होता है आपका। अब जैसे मान लें कि जिस डिपार्टमेंट में, और एक बात और है कि अगर आपको प्राण नंबर एक बार मिल गया, अगर आप एक डिपार्टमेंट छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपका भी प्राण नंबर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए क्या होता है ना कि आप जो है उसमें एक चेंजिंग आता है, वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर के आप चेंज कर सकते हैं। उस चेंजिंग में आप अपना जिस डिपार्टमेंट में है, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, या जिस डिपार्टमेंट में आपका हुआ है उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो फॉर्म का नाम है ISS, इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म। इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं हमारे यहाँ रेलवे में कि वो स्टेट गवर्नमेंट से वो आ गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा पार्ट है, जो रेलवे भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। वो दूसरे डिपार्टमेंट में थे तो रेलवे में भी आए, उसमें वो शिफ्टिंग वाला काम करती है। ये करने से फायदा ये होता है आपका कि आपका जो कंट्रीब्यूशन जो होता है ना पैसे का, वो पैसे का ट्रांसफर इजी वे में आता है। अगर प्राण नंबर चेंज करते किसी भी तरह से आप माने उसको शो नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आधार नंबर उसके साथ अटैच होता है। वो शो नहीं करना चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते तो परेशानी आपको होगी। इसलिए किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आप आए या डायरेक्ट है तो कोई बात नहीं है, कंपनसेशन ग्राउंड पर है तो भी कोई बात नहीं है। कोई डायरेक्ट आते हैं, कुछ वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही दूसरे डिपार्टमेंट से रेलवे में आते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट से रेलवे में आते हैं, तो प्राण नंबर आपका वही काम करेगा। तो उसके लिए आपका एक फॉर्म है जो मैंने आपको बताया, उस फॉर्म पर आपको वो साइन वो भर के देना पड़ेगा, सारा आपका ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। अब एक चीज होता था इसमें क्या है कि लोग इसमें दो तरह का चीज आती है। एनपीएस में दो तरह का, एक SCF होता है, एक GCF होता है। तो SCF में लोग बोलचाल की भाषा में स्टाफ कंट्रीब्यूशन फंड बोलते हैं, लेकिन मेनली उसको जो है सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन फंड बोला जाता है। और GCF होता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फंड हो गया। तो पहले जो कंट्रीब्यूशन था बराबर 10% आपका था और 10% गवर्नमेंट उसमें मिलाती, वो पैसा जमा होता। अब क्या हुआ कि सितंबर 2020 से उसमें चेंजिंग आ गई। सर आवाज क्लियर नहीं सुन रहे हैं। महेश जी, हेलो, आवाज आपको नहीं आ रही है? बिल्कुल 100% क्लियर है आवाज। आपका आवाज सही है सर। एक स्टाफ बोल रहे हैं कि आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। सर सबको अच्छा बोलिए ईयरफोन अच्छा लगा ठीक के है। सुने, अच्छा आएगा। हाँ हाँ, ईयरफोन लगा थोड़ा सा के चेयर को सर आगे कर लिया जाए। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तो जोर से बोल रहा हूँ सर। नहीं हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ आवाज ठीक है। क्लियर है सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब उसमें क्या था कि पहले कंट्रीब्यूशन जो होती थी ना वो बराबर बराबर होता, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उतना गवर्नमेंट करते थे, दोनों का पैसा होके चल जाता। अब उस स्थिति में क्या होती कि वो पूछे, अभी बीच में आप देखे होंगे कि
ये न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन को सिस्टम को हटाया जाए, नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाया जाए, एनपीएस को हटाया, बहुत सारे जोरों से हल्ला चली थी। तब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि आपको जो अपना कंट्रीब्यूशन जो 10% था उसको बढ़ाकर उन्होंने 14%, तो आपका जो 10% है गवर्नमेंट का 14% है, यानी कि 24% जो है वो हर महीने आपको वो आपके खाते में वो चला जाता। उस जाने के बाद फिर आपके पास जो भी पैसा है वो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, कुछ कंडीशन है निकालने का। वो निकालने वाली कंडीशन जो है वो आपको बाद वाले में हम बताएंगे। अभी उसमें क्या, अभी इसमें क्या होता था कि आपका जो ये करा जो आपका जो सिस्टम जो काम करता है, जो एनएसडीएल का, तो एनएसडीएल का जो सिस्टम जो करा जो काम करता है, तो उसमें आपको अभी जो हम प्राण कीट के बारे में बता रहे थे, तो प्राण कीट में आपका 3-4 तरह का चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो प्राण नंबर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, उसमें आपका आईडी आता है, वो आईडी जो है वो आपका मस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उस स्थिति में अभी अभी क्या होता है कि बहुत सारे हमारे साथी हैं, जैसे हमारे पास ही आए थे कि उनको अब ये बैंक जो है वो आप ट्रांसफर हो गया, या बहुत सारे बैंक मर्ज कर गया है इधर हाल में, तो 2 बैंक मिलकर एक बन गया, 3 बैंक मिलकर एक बन गया, कौन किसी में हो गया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तब उसके लिए क्या होता था कि वो बैंक जो चेंज नहीं किया या अपना सहूलियत के हिसाब से वो एक S2 फॉर्म आता है, उस S2 फॉर्म वो स्टाफ जो है वो अपना भर के देता था जहां उसकी सहूलियत होती थी, तो S2 फॉर्म में आपका वो चेंजिंग होता। या बहुत सारे अभी जो है कंपनसेशन ग्राउंड पर हुए हैं, कुछ लेडीज जो है, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं, कुछ लेडीज आए कि वो पहले हम वो वहां का पता था, अब यहाँ ससुराल में नहीं है, यहाँ का पता है, तो उस कंडीशन में आपका कंडीशन कुछ भी हो आप चेंज कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर है, एड्रेस का है, ये सब आप चेंज करते हैं। पर्सनल प्रोफाइल में भी चेंज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोफाइल में आपका नाम ये सब ये सब चेंज नहीं हो पाता है। आपका पर्सनल प्रोफाइल जो भी चेंज होगा तो आपका जो बैंक होगा, एड्रेस होगा, ये सब चेंज कर सकते। और उस सर चेंज ये कर ऑनलाइन चेंज हो जाता है या सर फॉर्म भरना पड़ता है सर इसके लिए? नहीं नहीं, आपको आप जहां से है आपका हेडक्वार्टर है वहां का डीडीओ से आपको करवाना पड़ेगा। वैसे वो चेंजिंग जो है वो डीडीओ को भी पहले तो नहीं था, अब वो उनको भी अथॉरिटी दे दी गई है छोटा मोटा चेंज करने का। अब उससे छोटा मोटा चेंज करना सब्सक्राइबर भी कर सकता है, ऑनलाइन ही कर सकता है। हाँ। लेकिन नहीं, लेकिन जैसे फिर सर भी मैं रक्षा मंत्रालय में था सर, वहां से यहाँ हाजीपुर आया तो अपने आप सर डिप्टी एफएनसीओ के नाम से सर वो चेंज हो गया था सर। क्या तो क्या बोले? जैसे सर पहले मैं रक्षा मंत्रालय में था सर, दिल्ली में। हाँ 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 हाँ। उधर से सर रेलवे में आकर ज्वाइन किए सर। अच्छा अच्छा। एफएनसीओ के नाम से सर वो चेंज हो गया था, हालांकि फॉर्म भरने के लिए सर हमको कहा गया, लेकिन नहीं हर एक महीने आप जो कटता है ये हाँ सर, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए 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 हर एक बोलिए। महीने जो सर उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका सर मैसेज हाँ। आता है, मेल आता है सर, इतना कटा सर। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, मैसेज आता है, कंट्रीब्यूशन का मैसेज आता है, वो तो अभी भी आता होगा। और उसमें यस जो सर, यस सर। आप जैसे बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में थे, तो आप फॉर्म नहीं भरे थे? नहीं सर, उसमें जब हम देखे मैसेज में तो यहाँ हाजीपुर के एड्रेस से अपने आप वो चेंज हो गया हुआ था, डिप्टी एफएनसीओ के नहीं नाम से नहीं, SNW। वो चेंज तो हुआ होगा, लेकिन उनको कुछ तो आपने भर के या लिख के दिया होगा ना, तभी तो चेंज किए हाँ, वो होंगे। तो सर शुरू में जो इन्फॉर्मेशन था वो तो सब दिए ही थे, हाँ हाँ। लेकिन सर वो चेक किए परफॉर्मा तो सारा वही था जो यहाँ का होना चाहिए था। अब वो देखिए पता नहीं वो कैसे कैसे। हाँ हाँ, नहीं वो सब ठीक है। ऑनलाइन भी हाँ अगर हाँ ऑनलाइन करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए एक फॉर्म जारी किया आप लोग के लिए, जो चेंजिंग करना है। वो मैंने आपको पहले बताया था, ISSS, इंटर सेक्टर हाँ शिफ्टिंग हाँ का। हाँ सर। हाँ, तो वो फॉर्म आप जरूर भरिएगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें आप ही सेफ रखिएगा, क्योंकि आपको आगे चल के परेशानी किसी तरह का नहीं हो।
क्योंकि अगर आपने 4 साल या 5 साल काम कर लिया है उस डिपार्टमेंट में, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो वही है ना। तो वो अच्छा ठीक है ट्रांसफर, सर, हम अच्छे से चेक करेंगे उसको। हाँ तो वो ट्रांसफर करने में उनको परेशानी नहीं हो इसलिए। अच्छा हाँ तो ये ठीक है, चीज है। ओके। हाँ अब दूसरी दूसरी बात ये आती है कि आपका जो एनएसडीएल जो आपका जो करती है प्राण किट जो आता है ना, तो प्राण सर प्राण रेलवे, किट। हाँ रेल हाँ हाँ बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। सर रेलवे से रेल में मगर वहाँ से टेक्निकल रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग को भी ये फॉर्म भर के जमा करना होगा। हाँ आप कहीं से कहीं जाइए, चाहे वो रेलवे, एक रेलवे से दूसरे रेलवे, एक जोन से दूसरे जोन जाइए, इंटर रेलवे या इंट्रा रेलवे जो भी कीजिए, आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अच्छा या दूसरे, हाँ फॉर्म भरना से वो प्राण नंबर तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन हर जगह का कंट्रीब्यूशन, हर पीएओ का कंट्रीब्यूशन अपना अपना देश का है। तो जैसे सर हम लोग भी रेलवे से आए हैं सर, तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरे, आई पास सीधे ट्रांसफर हो गया था। कहाँ से आए थे आप? जी हम बनारस डीएलडब्ल्यू से आए थे, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था। बोल रहे हैं सर। नहीं तो आप जब जो यहाँ आप ज्वाइन किए होंगे ना, जी तो आई पास हम लोग को सीधे ट्रांसफर हो गया वहां से डीएलडब्ल्यू से। आई कार्ड, आईडी नंबर था ना आपका, होगा उसमें। आई पास जो होता है ना सर, वो सीधे ट्रांसफर हो गया था सर आई हाँ पास। हाँ वो हम समझ रहे हैं, आई पास से सीधे ट्रांसफर। तो आप तो कुछ तो दिए होंगे ना, वो अपने मन से थोड़ी करेगा। नहीं हम कुछ नहीं दिए थे सर, अपने मन से ही किए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अपने आप अपडेट ले लेता है सर। क्या बोल रहे हैं? हमको भी सर यही लगता है, अपने आप अपडेट लेता होगा, क्योंकि अपने आप मेरा भी अपडेट ले जैसे लेता है। नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम भी सिविल मंगलवार से सर रेलवे में तो आपकी आवाज सर साफ नहीं है, ठीक से बोलिए थोड़ा सा। हाँ हम भी थोड़ा बिहार थोड़ा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सर हमको हम हेलो। सर हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप थोड़ा आधे आपकी साफ, आधा साफ नहीं आ रही है। हाँ बोले कि सर हम भी बिहार में आए थे सर, तो अच्छा हमको टाइम कराया गया था ऑफिस के थ्रू। देखिए अगर सोनू जी थोड़ा आप साफ अगर बोलिए ना। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हमको। जी सर, हम सर सिविल बिहार से सर रेलवे में ज्वाइन किए थे, हाँ तो सर हम वहाँ गाजीपुर में हमसे फॉर्म भराया गया था हेडक्वार्टर में अच्छा। शिफ्टिंग को लेकर। हाँ जी तो मेरा सर हो गया था। सोनू जी, और सोनू जी हेलो। बोल रहे हैं ना कि आपका जो इम्पोर्टेंट बात है वही मिस हो जाता है। हम तो हाँ बोल वो रहे हैं आप कट जाता है, बीच बीच में कट जाता है, बीच में कट जाता है आपका। हम बिहार को। अच्छा ठीक, अच्छा सुनिए, हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ 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 बोलिए बोलिए। आप सुनिए मेरी बात। वो मतलब एक कैलकुलेशन यही निकलता है कि अगर आप कहीं से भी ट्रांसफर हो क्या, तो एक फॉर्म एनएसडीएल ने रखा है, वो आईएसएस के नाम से जाना जाता है। और वैसे वो अगर आपको पता हो या नहीं हो, जहां से ट्रांसफर होता है, तो आपने जो फॉर्म भरा होगा तो उसमें सारा डिटेल होगा ना, हो सकता है कि वहां का वो ट्रांसफर कर दे, ऐसा भी होता है। समझ गए ना? तो हो सके वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका जो प्राण नंबर है, जो सारा डिटेल वहां भरे हुए, वो ऑटोमेटिक यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। आधार कार्ड से लिंक रहता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और दूसरी बात है कि उसमें जो सेक्रा जो होता है ना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो होती है हमारी, तो वो सारा डिटेल अपने पास रखता ही है। अब वो आप, हाँ आप जो है वो किस मिनिस्ट्री से आए हैं, वो उसका डिटेल होता है। आपका डीडीओ कौन है, आपका पीएओ कौन है, कि आपका डिपार्टमेंट कौन है, ये सब है। जैसे बहुत सारे रेलवे में भी है कि वो पर्सनल से या कॉमर्शियल से अकाउंट्स में भी आए हैं। समझ गए ना? हाँ तो वो सारा तो वो तो रेलवे के अंदर में ही है, तो उनको भी वो ये सब चीज का सामना करना ही पड़ा।
अच्छा, अब मेन बात आपको ये बताते हैं, जो आपका जो पैसा जो जाता है ना, हेलो, आपका जो पैसा जो जाता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन में आपका जो एक स्कीम डिटेल होती है, वो स्कीम डिटेल आपके पास डिटेल में शायद प्राण किट में नहीं है, लेकिन वो क्रा के पास रहता है। उस स्कीम डिटेल में आप जैसे पैसा आपका कटा, 14% गवर्नमेंट ने दिया, तो वो पैसा रख के वो बिजनेस करती है। वो बिजनेस में क्या होता है कि आपका स्कीम 1 2 3 कुछ परसेंटेज होती है, कुछ परसेंटेज में 32%, 38% या 30%, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन में LIC, SBI का म्यूचुअल फंड हो गया, समझ गए, तो ये सबको आप वो पैसा NSDL खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें लगाती है, और उसकी जो प्रॉफिट होगी वो आपको फिर एट ए टाइम, अगर आप विड्रॉबल नहीं करते हैं तो लास्ट में मिलती है, अगर विड्रॉबल करते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी का पैसा उसी पर मिलती है, गवर्नमेंट वाला विड्रॉबल नहीं। हाँ हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, कह रहे हैं सर उसमें से लोन भी लिया जा सकता है क्या सर? हाँ, लोन आपका 3 साल सर्विस हो गई हो तो आप लोन ले सकते हैं। तो सर उसमें कितना परसेंटेज रहता है, कुछ क्राइटेरिया रहता होगा? हाँ हाँ हाँ, वो कुछ क्राइटेरिया रहता है, 25% आपको मिलेगा आपके कंट्रीब्यूशन का। अच्छा, मेरे आपके, कंट्री मैंने गवर्नमेंट जो करती है उसका नहीं होगा सर? हाँ उसका नहीं होगा आपके, उसमें भी कुछ कुछ एक गाइडलाइन भी है कि आपको इस बीमारी में, इस चीज में, आपका पेरेंटल में, या फिर आपका लैंड खरीदने में, या बीमारी में, ये सब के आधार पर पैसा मिलता है। और अब तो कुछ रूल तो है, कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज भी हुई है। उस चेंजिंग में आपको क्या है कि जितना आपका पैसा है, सेल्फ डिक्लेरेशन एक वर्ड दे दिया गया है कि आप जो भर रहे हैं वो सही है, वो आप जाने, बाद में कोई चेकिंग होगा या कुछ होगा वो आप समझिएगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन, उसी आधार पर आपको लोन पास हो जाता है, ये चीज है सर। हाँ उसके LPS के थ्रू जब लोन लेंगे हाँ तो रेट ऑफ हाँ। इंटरेस्ट सभी मोड के लिए इक्वल होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक ही रहता है सबका ना। नहीं नहीं, वही पूछ रहे हैं कि किसी भी मोड में हम लोन लेंगे तो सारे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी, इक्वल होगा? हाँ हाँ हाँ, वो सब सभी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सर, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम कोई लैंड परचेज कर रहे हैं और हम हाँ उसे NPS से हम लोन लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि वो 10% है, और दूसरा कोई मेरा ही मतलब कलीग किसी मतलब डिजीज से है तो वो उसके लिए लोन लेता है, तो उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही होगा? सबका एक है। हेलो सर। हाँ हाँ, सबका एक है। अभी सर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट सर? अभी कुछ देखिए तो टाइम, सुनिए टाइम, अभी जो है ना, अभी देखिए, अभी बहुत सारे 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे चेंजिंग हुई है, और कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया गया है, समझ गए। तो टाइम टू टाइम अभी वो गवर्नमेंट हर साल वो जारी करती है रेट इंटरेस्ट, PF का भी हो या PPO का भी हो, ये सब, ये PPF का भी हो, ये सब जारी करती है, समझ गए। हाँ, तो वो अब तो आने वाला है, अप्रैल का महीना है ना, वो अब आने वाला है नया रेट, या उसी को बरकरार रखती है वो गवर्नमेंट के ऊपर। क्या आप क्या बोले, आवाज साफ नहीं आ रही है। प्रीवियस ईयर के हाँ, वो क्या था कि देखिए, अब तो पहले जो, अब शुरुआत से अगर बात करते हैं तो उसमें 12% था, फिर 11 हुआ, 10.5 हुआ, 8.5 हुआ, 7.7 है, फिर 7.75 भी आया है, 7% भी आया है, तो ये चेंजिंग होता रहता है। अब वो चेंजिंग बहुत ज्यादा नहीं, वो 1-2 0.75 का ही वो डिफरेंस रहता है। मेरा ये है सर, हाँ है क्या क्या, जिस रेट से हमको लोन लेते हैं तो उसी आपका जो देखिए, जो आपका कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है ना,
वो कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तो अलग से आपको इंटरेस्ट या जिस फंड में पैसा लगाती है उस बेसिस पर वो तो आपको प्रॉफिट देती ही है। और जो लोन, हाँ, और जो लोन आपका है उस लोन में आपका जो रिकवरी जो होता है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आपका पैसा उसमें कंट्रीब्यूट होता जाएगा, आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा उसमें, तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से मिलता है। अगर आपने 50,000 लिया तो 50,000 का तो इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। अगर आपका वो अगर आपने वो भर दिया जैसे इंस्टॉलमेंट में, तो अगर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 4,000 रुपया या 5,000 रुपया स्टार्ट किए तो 5,000 रुपया ही ना आपका एक महीने में 5,000, दूसरे महीने में 10,000, तो उसी हिसाब से ना बढ़ेगा आपका। हेलो सर, हाँ, रिटायरमेंट के समय क्या मिलेगा सर? देखिए रिटायरमेंट के समय आपका जो पैसा है उसी पर मिलेगा। आप कितना पैसा निकालते हैं एनपीएस से, जो आपका जमा है उसी के आधार पर पैसा मिलेगा। कम से कम 40% तो छोड़ना पड़ेगा, तब वो पेंशन मिलेगा आपको। अगर पूरा पैसा निकाल लीजिएगा तो पेंशन नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है। और दूसरा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, आपने पूरे सर्विस पीरियड में पैसा नहीं निकाला तो वो पैसा तो अच्छा खासा लमसम बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपका 10% और गवर्नमेंट का 14%, 24%, आप उसी हिसाब से कैलकुलेट अपने खुद कर सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ हम बोल रहे थे सर कि अगर प्राण किट अगर किसी का गुम हो जाए तो फिर से उसे रिकवर हाँ, किया जा सुनिए, सकता है? हाँ, अब उस मुद्दे पर हम आएंगे, उस मुद्दे पर आएंगे। अभी प्राण किट पर ही चल रहे थे ना। तो प्राण किट में आपको, हाँ हाँ बोलिए। प्राण किट में आपका 4 तरह का है। तो प्राण किट में आपको प्राण को सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि हिफाजत से रखें, ठीक है। दूसरी बात है कि आपका सब्सक्राइबर मास्टर रिपोर्ट जो होता है, जो अभी हम आप डिटेल आपको बात कर रहे थे, एनएसडीएल जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग जो है अपने पास रखता है। आपका पर्सनल पर्सनल रिकॉर्ड, आपका नॉमिनी का रिकॉर्ड, आपका बैंक